हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग करते हैं इस सेशन में मतलब हर जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सॉल्यूशन। तो आज हम लोग करेंगे किसका, पिछले दो वीडियो में हम लोग 1982 का क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में हम लोग 1983 का वीडियो करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे करके कहाँ पहुंचेंगे, 2020 तक पहुंचेंगे। और आपका एग्जाम का डेट तो बढ़ ही गया हुआ है, तो चलिए आप आराम से तैयारी करते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चे यहाँ पे देखने आएंगे मैं उतना ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं उतना ही और अच्छा कॉन्सेप्ट करूंगा। आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन सीखते हैं, सिर्फ आंसर यहाँ पे देखने के लिए। अगर आप सिर्फ आंसर देखने के लिए आए हो तो आप ये चैनल आपके लिए नहीं है, आप कहीं और से सिर्फ आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे समझाया जाता है और उसका सॉल्यूशन उस क्वेश्चन के साथ और भी कोई क्वेश्चन बन जाता है तो उसको भी क्लियर कर दिया जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग फिजिक्स कर रहे हैं, फिजिक्स। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड विराम से चलकर समान त्वरण 10 मीटर पर सेकंड के साथ चल रहा है 5 सेकंड में तय की गई दूरी। इंग्लिश वाले बच्चे कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड, देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं, इसमें देखो क्या क्या दिया गया है, एक्सेलरेशन दिया गया है। एक्सेलरेशन क्या दिया गया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम दे दिया गया है 5 सेकंड। कह रहा है कि मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चल रहा है और इसको चलते चलते यहाँ पे कहीं पहुंच गया और इतना यहाँ से यहाँ जाने में इसको 5 सेकंड का टाइम लग गया। तो बताओ कि ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे आ गया तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी पूछा है। तो आपको क्या पता है, आपको सारा 3 फॉर्मूला याद है। जो 3 फॉर्मूला क्या है, 3 फॉर्मूला क्या है, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V इक्वल्स टू U प्लस AT, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये 3 फॉर्मूला याद है आपको। इन तीनों फॉर्मूला में से हम लोग किस फॉर्मूला को यूज करेंगे, तो कैसे आपको पता चलेगा कि देखो आपको क्या पूछ रहा है, S पूछ रहा है, मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है, A पता है, T पता है। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें A पता हो और क्या कह रहा है कि वस्तु जो है विराम से चलकर, मतलब U भी पता है, विराम से मतलब कह रहा है कि रेस्ट से शुरू कर रहा है, तो इसका U क्या हो गया, 0 हो गया। अगर कोई भी वस्तु पहले रेस्ट में था तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0। तो U 0 हो गया। तो U पता है आपको, A पता है, T पता है, S निकालना है। तो देखो U पता है, T पता है, A पता है और T पता है, S निकालना है। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं, इस फॉर्मूला में तो S कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो ये फॉर्मूला आप नहीं लगाएंगे। ये फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूला में तो S दिख रहा है लेकिन U भी दिख रहा है, A भी दिख रहा है, T दिख रहा है क्या कहीं, तो ये भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो फाइनली आपको क्या पता चला कि इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको निकालना है। इस तरह से आप अपना सोच डेवलप करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, ठीक है। तो ये बाकी 2 फॉर्मूला क्या हो गया, अपने काम का नहीं रहा, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो अब चलो S निकालना है, तो U की जगह पे कितना हो जाएगा, U की जगह पे 0 इंटू T की जगह पे 5 प्लस हाफ, A की जगह पे कितना 5 और T की जगह पे कितना है, A की जगह पे 10, T की जगह पे कितना है 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 2 बार लिख दिए। ये कितना हो जाएगा 5 5 जब 25 5 जब 125 125 क्या हो जाएगा, यूनिट क्या होगा, देखो यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड में है, ये भी सेकंड में है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीटर में, क्योंकि ये क्या दिया है, दोनों मीटर में दिया गया, तो यूनिट क्या आ जाएगा 125 मीटर। आपका कौन सा ऑप्शन है जाएगा 125 मीटर, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। मिटा दूं? देखिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री। तो कल भी ये मतलब 1982 में भी ये क्वेश्चन था कि देखो मैं बताया था कि ये मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये पृथ्वी है, तो ये क्या कहलाता है, इसको ये 0 डिग्री, अगर पृथ्वी को बीचों बीच काटते हो, अगर आप बीचों बीच काटते हो तो ये क्या होता है 0 डिग्री, मतलब जिसको क्या कहते हैं भूमध्य रेखा, या इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं, ठीक है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा या इक्वेटर, ठीक है, इसको इक्वेटर कहते हैं। और ये जो क्या है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये दो क्या है, ये 2 एंड को क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये नमन कोण क्या होता है,
जो ये जो है ना, ये जो और इस तरह के लाइन को, जो इस तरह से लाइन जो होता है, ये इस तरह से लाइन को क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। इस तरह के लाइन को क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। और इस तरह के लाइन को क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। ठीक है, यही ना बोलते हैं? ठीक है, इतना तो सबको समझ में आता है कि इस तरह के जो सोया हुआ लाइन है इसको अक्षांश, इसको देशांतर बोलते हैं। अब बोल रहा है कि पूछ रहा है नमन कोण कहाँ पे होगा। तो आपको पता है कि जो यहाँ पे जो नमन कोण का वैल्यू होता है, ध्रुव पे सॉरी अक्षांश पे जो नमन कोण का वैल्यू होता है, ये कितना डिग्री होता है, और ध्रुव पे नमन कोण का वैल्यू कितना डिग्री होता है, कितना होता है? तो देखिए, इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इसको ध्रुव बोलते हैं या पोल बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखो, यहाँ पे जो नमन कोण होता है, कल के क्लास में पढ़े थे कि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ध्रुव पे जो नमन कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, और यहाँ पे विषुवत रेखा पे कितना होता है? इसको 0 डिग्री बोलते हैं। इसको 0 डिग्री, हर ऊपर जा रहे होते एक डिग्री बढ़ते जा रहे हो। ये जो सबसे ऊपर है उसको 90 डिग्री, और नीचे भी जा रहे होते एक डिग्री बढ़ते जा रहे हो। ये 0 डिग्री से ऊपर भी जा रहे हो तो बढ़ते जा रहे हो। हर 1 डिग्री पे एक लाइन होता है। ऊपर जाने पे कितना? 90 लाइन होता है, और नीचे भी 90 लाइन ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो जो ध्रुव होता है, जो पोल होता है, उसका नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। और जो आप इक्वेटर पे हो, विषुवत रेखा पे, तो इसका नमन कोण कितना होता है? 0 डिग्री। आई होप कि आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, आप इसको तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री। इंग्लिश वाले, एट पोल नमन कोण इज 90 डिग्री एंड एट इक्वेटर ये क्या होता है? 0 डिग्री होता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके? आप जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को लिखते जाएंगे। देखिए, तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 100 वाट का एक बल्ब 5 घंटे तक तथा 2000 वाट का एक हीटर 20 मिनट तक जलता है, कितने यूनिट विद्युत खर्च होंगे? क्वेश्चन में कह रहा है कि एन 100 वोल्ट बल्ब इज ग्लोइंग फॉर 5 आवर and 2000 watt heater is glowing for 20 minutes, then total energy unit पूछ रहा है कि कितना खर्च हुआ। पहले आप क्या क्वेश्चन समझ लो कि देखो, ये कह रहा है कि ये बल्ब है, ठीक है, और एक ये हीटर है। ठीक है, बल्ब को आप ऐसे दर्शा सकते हैं, ये बल्ब है, ठीक है, और ये हीटर है। ठीक है, इस बल्ब पे लिखा हुआ है, ये बल्ब पे लिखा हुआ है, ये जो बल्ब है ना वो 100 वाट का है, 100 वाट का है, और क्या है? ये 5 आवर तक जलता है। और जो ये हीटर है, ये हीटर है कितने का है? ये बोल रहा है कि 2000 वाट का है, 2000 वाट का है, और ये 20 मिनट तक जलता है। ठीक है, इस तरह से पूछ रहा है आपसे कि इन दोनों का जो मिला के कितना यूनिट खर्च होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि यूनिट का क्या मतलब होता है। एक यूनिट को क्या लिखते हैं? एक यूनिट मतलब क्या होता है? 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से आपके घर का बिजली बिल आता है कि 10 यूनिट आ गया, 20 यूनिट आ गया, तो आप पता कर सकते हैं कि कितना किलो वाट आवर आप क्या करते हैं? बिजली का कंजप्शन करते हैं। अब देखो, मैं बताया था कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। एनर्जी मतलब ऊर्जा का फॉर्मूला होता है पावर इंटू समय। शक्ति इंटू समय को क्या, शक्ति इंटू टाइम को क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। तो आप पावर इसका कितना दिया गया है? 100 वाट दिया गया है। टाइम कितना ले रहा है? ये 5 आवर ले रहा है। तो ये क्या आ गया? 500 वाट आवर आ गया। लेकिन आपको यहाँ पे किलो वाट आवर मांग रहा है। आपको यूनिट में आंसर निकालना है, तो किलो वाट आवर चाहिए। तो किलो वाट आवर चाहिए, इसके लिए क्या करने के? किसी भी नंबर को किलो में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, भाग देते हैं। तो जब ये क्या कटेगा? कट जाएगा। तो 1/2 किलो वाट आवर, या इसी को क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं 1/2 यूनिट। ये किसका हो गया? ये खर्च किसका हो गया? ये खर्च हो गया इस बल्ब का। ठीक है, 5 घंटे का। अब दूसरा इसका खर्च भी निकाल ले, इस हीटर का। तो जब आप इस हीटर का खर्च निकालोगे तो देखो, इसका भी एनर्जी निकालोगे, पावर इंटू टाइम। ये कितने पावर का है? 2000 वाट का है, 2000 इसका शक्ति है, इंटू टाइम कितना है इसका? 20 मिनट है। 20 मिनट है, आपको आवर में, घंटा में चाहिए, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। इतना तो सबको आता होगा। एक बार चेक कर लूं, मिनट में ही है ना? हाँ, इसको 60 से भाग देना पड़ेगा। तो जब आप इसको 60 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा?
60 से भाग दोगे तो 2 तिहाई 6, तो ये क्या आ जाएगा 2000, ये आवर हो जाएगा 2000/3 वाट आवर आ जाएगा। लेकिन आपको वाट आवर थोड़ी लाना, आपको किलो वाट आवर लाना है। तो किलो वाट आवर में करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको भी 1000 से भाग देंगे। तो 1000 से भाग दोगे तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/3 किलो वाट आवर। चलो अब इसका निकल गया, या इसको क्या कर सकते हैं 2/3 यूनिट भी बोल सकते हैं। अब इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया। अब क्या करना होगा, जब टोटल आपको एनर्जी निकालना होगा तो दोनों का क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। तो आराम से आप दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 1/2 को जोड़ देंगे कितना में, 2/3 में, तो क्या आ जाएगा, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। 2 तिहाई 6 और ये 3 को 2 से 2 दूनी 4, मतलब कितना आ जाएगा 7/6 यूनिट आपका मिला के दोनों का खर्च होगा। ठीक है, 7/6 यूनिट आपका खर्च होगा। इस तरह से आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से और समझ के करने की कोशिश करेंगे। कोई भी आप रट के नहीं करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि 1 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हुए हैं। कह रहा है कि 2 प्रतिरोध है, 2 रेजिस्टेंस है, 1 ओम का और 2 ओम का, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। इस सम्मेलन में समानांतर में एक 3 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। इस पूरी इकाई का परिमाण प्रतिरोध क्या होगा। कह रहा है कि रेसिस्टर ऑफ 1 ohm and 2 ohm are connected in series if another resistor of 3 ohm is connected in parallel with them, then what will be the total resistance of that unit। ठीक है, अब क्या देख रहे हो, आपको कह रहा है कि एक ओम का रेसिस्टर है। चलो भाई, मैं भी मान लिया एक ओम का रेसिस्टर है। इसके साथ एक और रेसिस्टर जो है, ये 1 ओम का है, इसके साथ एक और 2 रेसिस्टर है जिसका क्या है 2 ओम दिया गया है। उसको क्या किए हैं, सीरीज में जोड़े हुए हैं। आपको इतना तो दिक्कत नहीं है ना कि सीरीज में कैसे जोड़ते हैं। देखो, जब आपका ये देख इस तरह से देखो, ये मेरा हाथ, ये एक मेरा हाथ, ये मेरा दूसरा हाथ। जब मेरा कोई फ्रेंड मेरा ये वाला हाथ वो पकड़ ले और उसका वो वाला हाथ उसके बाद वाला कोई दूसरा फ्रेंड पकड़ ले, तो ऐसे क्रम को क्या बोलते हैं, श्रेणी, मतलब श्रेणी क्रम या सीरीज बोलते हैं। और अगर मेरा ये दोनों हाथ है और मेरा पहला फ्रेंड अपना लेफ्ट हैंड भी इस पे और राइट हैंड इस पे, दोनों ऐसे रखे, फिर मेरा वो दूसरा फ्रेंड भी इसी पे अपना लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, मतलब कि सब एक ही जगह पे रख दे ऐसे, तो ये क्या हो गया, इस तरह के कनेक्शन को क्या बोलते हैं, समानांतर, या इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो मतलब क्या कहने का मतलब कि एक का पहला एंड दूसरे के दूसरे एंड से, दूसरे का दूसरा एंड, देखो ये पहला एंड है, इसका पहला छोर इसका दूसरे छोर से, अब इसका पहला छोर इसके दूसरे छोर से, फिर इसका पहला छोर इसके दूसरे, मतलब कि एक का पहला बाजू दूसरे के दूसरे बाजू से ऐसे कनेक्टेड रहे तो इसको सीरीज बोलते हैं या श्रेणी क्रम बोलते हैं। अगर ऐसे जुड़े रहे कि सबका पहला, मतलब कि सबका फर्स्ट और एंड एक पास जुड़ा रहे, जैसे देखो ये इस तरह का कनेक्शन, देखो क्या हो रहा है, सबका पहला और लास्ट एंड क्या हो रहा है, एक ही जगह पे, फर्स्ट और लास्ट एंड एक ही जगह पे जुड़ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे कनेक्शन को क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन या समानांतर कनेक्शन बोलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक 2 ओम का है और एक 1 ओम का है, ये इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। इन दोनों के साथ क्या कह रहा है कि एक 3 ओम का रेसिस्टर है जो इनके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, मतलब पैरेलल में जुड़ा हुआ है, मतलब कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। इस तरह से जोड़ना, एक मिनट, ये देखो ये 1 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, इस तरह से इसके साथ एक 3 ओम का रेसिस्टर इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये 1 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये तीसरा ओम हो गया, ठीक है, इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो कह रहा है कि इस पूरे सर्किट का आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए, मतलब कि टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो सीरीज में है इन दोनों को जोड़ लो। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो सीरीज में क्या करते हैं, सीरीज में जब आप रेसिस्टेंस निकालते हो, तो मैं पहले क्लास में बताया था कि आर सीरीज में जब आपको निकालना होता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या करते हैं, ऐसे ही जोड़ देते हैं। और अगर आपको पैरेलल में निकालना होता है, मतलब कि समानांतर में निकालना होता है, तो 1/,
आर इक्विवेलेंट बराबर क्या कर देते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह से। तो आप इन दोनों का क्या कर सकते हैं, 2 1 क्या हो जाएगा 3, इन दोनों का इसको आपको डायरेक्ट जोड़ देना है क्योंकि दोनों क्या है सीरीज में है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसका आप बनाने जाओगे सर्किट तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 3 ओम का एक ये हो गया, जो ऊपर वाला दोनों मिलाकर 3 ओम का हो गया, और जो ये नीचे वाला 3 ओम का था आप ऐसे कर सकते हैं, ये नीचे वाला 3 ओम का हो गया। अब ये बैटरी हो गया, ये आपका हो गया सर्किट। अब आपको इसको आप पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे 1/3 प्लस 1/3। तो पैरेलल में आपको जोड़ना है तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/3 प्लस 1/3। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 1 + 1, मतलब क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आप इसको उल्टा कर रहे हैं तो उधर भी उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/2, ये आ जाएगा ओम। इतना आपका हो जाएगा आंसर। और इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा 3/2। कौन सा आंसर है 3/2, 3/2 नहीं दिया है 1.5 दिया, इसको लिख सकते हैं ना 3/2 को 1.5 ओम। कितना हो जाएगा सी आंसर आपका हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि मोटर गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील का व्यास घटा दिया जाए तो उसे घुमाने में ड्राइवर को, जो स्टीयरिंग देखे है ना स्टीयरिंग व्हील जिसको ड्राइवर पकड़ के ऐसे से घुमाता है, कह रहा है अगर उसके रेडियस को, ये होता है स्टीयरिंग व्हील, ये होता है स्टीयरिंग व्हील। इस तरह से देखे होंगे आप, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, इस तरह से रहता है। इससे रॉड कनेक्टेड रहता है अंदर की ओर, ऐसे उस पे ऐसे रॉड लगा रहता है, इस पे ये क्या रहता है स्टीयरिंग व्हील रहता है, इस तरह से रहता है, आप देखे होंगे। तो कह रहा है कि अगर इसके रेडियस को घटा देंगे, मतलब ये इतना बड़ा स्टीयरिंग व्हील था तो अब इसको इतना छोटा कर देंगे तो जो ड्राइवर है उसको कितना फोर्स, मतलब फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा पहले की अपेक्षा में कि कम लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको बस इतना एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। अगर आप थोड़ा भी कभी अपने घर में कुछ काम किए हुए हैं, कुछ नट वगैरह खोले होंगे, तो देखिए अगर यहाँ पे कोई नट है, यहाँ पे कोई नट है या बोल्ट, इसको जो भी बोलिए है, और आप इसको रिंच के हिसाब से, रिंच हम लोग तो रिंच बोलते हैं, जो भी उसके हेल्प से अगर आप इसको खोल रहे हैं तो रिंच जितना छोटा होता है ना उतना ही आपको ज्यादा बल लगाना पड़ता है, उतना ही आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। और रिंच बड़ा होता है तो आपको कम बल लगाना पड़ता है। आप ध्यान दीजिएगा कि जो बड़े बड़े गैराज होते हैं उसमें बहुत बड़ा बड़ा रिंच और वो होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको कम, बहुत बड़े बड़े नट खोलने होते हैं और उस हिसाब से उनको कम फोर्स लगा। जो ये रिंच की मैं डंडी की बात कर रहा हूँ, या सिंपल सा एक स्क्रू खोलना चाहिए, जो छोटा पेचकस होगा ना उससे आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और जो बड़ा होगा उसे इजिली आप खोल लेंगे। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं, जो आपके घर का दरवाजा होता है, आप दरवाजा को सबसे किनारे में पकड़ के आप बंद या खोलना चाहेंगे तो सबसे कम बल लगाना पड़ेगा। और आप दरवाजे के जल्द, मतलब कि जो ये हुक है, ये मान लो दरवाजा है, यहाँ पे हुक ऐसे ऐसे रहता है, तो आप यहाँ पे पकड़ के इसको घुमाएंगे तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से घुमाने की कोशिश करेंगे, देखो मेरे हाथ में भी, तो ज्यादा बल लगाने की कोशिश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, जहाँ पे फिक्स होता है ना, या देखो फोर्स क्या होता है, जो टॉर्क होता है, टॉर्क जिसको बोलते हैं घूर्णन, टॉर्क बराबर फोर्स गुने फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। फोर्स गुने डिस्टेंस होता है कौन, परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत दूरी होता है। तो जो ये लंबवत दूरी जितना, देखो ये इसको अगर आप टॉर्क आप कम लगाना चाहते हो तो ये डिस्टेंस क्या बढ़ाना ज्यादा रहेगा, तब तो ये टॉर्क और डिस्टेंस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो डिस्टेंस अगर कम रखोगे तो टॉर्क आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, और डिस्टेंस कम ज्यादा रखोगे तो टॉर्क कम लगाना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो स्टीयरिंग व्हील अगर आप छोटा कर दोगे तो उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा, और डिस्टेंस कम हो जाएगा तो ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे इसके आंसर को। तो इस तरह से ड्राइवर को अधिक बल लगाना पड़ेगा, आंसर ए हो जाएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 का आंसर ए हो जाएगा। 4 का आंसर तो क्लियर है, सी हो गया था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट छठा क्वेश्चन क्या है, ये किसी स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया था क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में भी, और यहाँ पे ये क्वेश्चन मिल गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या है
कह रहा है कि किसी पिंड के 3 समानांतर बल, किसी पिंड पर 3 समानांतर बल एक ही समतल में कार्य कर रहे हैं। इन बल का मान 1 न्यूटन, 4 न्यूटन और 7 न्यूटन है, जिसके बहुलक 8, 2 मीटर, 3 मीटर और 5 मीटर है। तो प्रथम 2 बल्ब दक्षिणवर्ती दिशा में तथा तीसरा बल्ब वामवर्ती दिशा में लग रहा है। तो पिंड पर किया गया कार्य करने वाला अघूर्ण बल कितना होगा। देखो क्या कह रहा है, मैं इंग्लिश वाले बच्चों को समझा दूं। कह रहा है कि देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इंग्लिश वाले बच्चे समझ लेंगे और हिंदी वाले भी समझेंगे। देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैं थोड़ा सा ऐसा ऑब्जेक्ट बना ले रहा हूं कि समझने में क्लियर होगा। ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे क्या हो रहा है, 3 फोर्स लग रहा है। क्या हो रहा है, 3 फोर्स लग रहा है। मैं भी लगा दिया 3 फोर्स, मान लो। और क्या कह रहा है कि 2 फोर्स जो लग रहे हैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये 2 फोर्स जो लग रहे हैं, ये मान लो एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है, मान लो एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है। इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाह रहे हैं, मतलब इस तरह से घुमाना चाह रहे हैं। और एक तीसरा बल है जो उसको इस डायरेक्शन में घुमाना चाह रहे हैं। एंटी, ये मतलब कि ये क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि यहाँ पे ले लो, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है और ये क्लॉकवाइज, मतलब ये कोई 2 जो बल है वो किस डायरेक्शन में लगा रहा है, दक्षिणवर्ती दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज। और ये एक बल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगा रहा है। अगर कह रहा है कि इन दोनों बल का जो है ये 1 न्यूटन का है, ये 4 न्यूटन का है और ये कितने न्यूटन का है, ये जो है 7 न्यूटन का है। अगर इसका दूरी किसी फिक्स्ड पॉइंट से, पहले वाले का फिक्स्ड पॉइंट से कितना दूरी है, पहले वाले का फिक्स्ड पॉइंट से दूरी है 2 मीटर, इसका है 3 मीटर और इसका क्या है 5 मीटर है। तो ये तीनों मिलकर जो टॉर्क कर रहे हैं, टॉर्क लगा रहे हैं, उस टॉर्क का वैल्यू बताओ। तो देखो टॉर्क, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे टॉर्क पहले समझना होगा। देखो ये मान लो कोई इस तरह का वस्तु है, इस तरह का कोई है, ये यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस एंड के प्रति वो फिक्स है। अगर आप यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहे हो, तो जो यहाँ पे अगर कोई फोर्स लगा रहे हो, अगर ये यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, मान लो d है, ये यहाँ से यहाँ से का दूरी d है और ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब लंबवत है। तो जो यहाँ पे टॉर्क या आघूर्ण पैदा होगा वो क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप ध्यान रखेंगे ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंबवत डिस्टेंस है, यहाँ से जो है लंबवत डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखो ये और ये क्या कर रहा है, दक्षिणवर्ती दिशा में लगा रहा है। तो चलो पहले तो पहला टॉर्क निकाल लेते हैं, T1 प्लस T2, पहले 2 ऑब्जेक्ट की वजह से टॉर्क निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दिशा में, तो दोनों को जोड़ दो। T1 प्लस T2, T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो T1 पहला था कितना फोर्स, टॉर्क कितना था, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो पहला का फोर्स कितना है 1 न्यूटन इंटू डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, प्लस दूसरे का टॉर्क कितना है, फोर्स कितना है 4 न्यूटन और डिस्टेंस कितना है 3 न्यूटन, तो सॉरी 3 मीटर। तो इन दोनों का मिलकर कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 12, ये 14 हो जाएगा। ये इन दोनों का मिलकर टॉर्क कितना हो जाएगा, 14 टॉर्क हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का मिलकर टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 न्यूटन मीटर। और टॉर्क का यूनिट आपसे कभी पूछ ले तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, क्यों, फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब देखो ये तीसरा जो है, एक तीसरा जो लास्ट वाला है, जो T3 जो लगाया जा रहा है, उसमें कितना है, फोर्स 7 है और उसमें डिस्टेंस कितना है 5 है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 35। अब यहाँ पे समझने वाला है कि ये तीनों को पूछ रहा है मिला के टॉर्क कितना होगा। अब देखो 2 लोग इधर किसी चीज को घुमाना चाह रहे हैं, एक लोग इस डायरेक्शन में घुमाना चाह रहे हैं। तो अगर आप क्या करना होगा, आपको टोटल निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों में से इसको घटाना पड़ेगा या इसमें से इन दोनों को घटाना पड़ेगा, मतलब जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाले को घटाना पड़ेगा। तो ये दोनों मिला के 14 न्यूटन का टॉर्क लगा रहे हैं, न्यूटन मीटर का, और ये कितना 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगा रहे हैं अकेले। तो अगर दोनों को लेंगे तो दोनों एक दूसरे, मतलब कि दो इधर कर रहे हैं, एक ऐसे कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो क्या करना होगा, घटाना होगा। तो ये दोनों को क्यों जोड़ो, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में थे। ये तीसरा क्या था, विपरीत दिशा में था, ये तीसरा विपरीत दिशा में था, इसलिए इसको उल्टा कर दिया। तो 35 माइनस 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 न्यूटन मीटर। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे यहाँ पे टॉर्क। ये भी एक फिजिक्स का टॉपिक था, छोटा सा छूटा हुआ था,
तो अब यहाँ से हम लोग सीसो का क्वेश्चन पूछता है, इसमें पूछ लेता है कि एक उधर लड़का बैठा हुआ है, एक उधर, मतलब इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि एक उधर 50 केजी का लड़का बैठा हुआ है और फलक्रम से इतना दूरी पे है और इधर 30 केजी का लड़का है, तो इसको कितना दूरी पे रखना होगा कि दोनों क्या बैलेंस में रहे। अब अपने मोहल्ले के पार्क में, फील्ड में वहां पे बैठे हुए हैं ना, जो एक ऐसा सीसो होता है, एक इधर लड़का बैठ जाता है, इधर भारी वाला बढ़ जाता है तो इधर उठ जाता है, इधर हल्का वाला बढ़ जाता है इधर उठ जाता है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो सेम फंक्शन पे काम करता है, ठीक है। तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिंड का द्रव्यमान 50 केजी है तो उसका भार कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सब बच्चे को पता होगा। मास दिया हुआ है 50 केजी, मास दिया गया है 50 केजी, तो आपसे वेट पूछ रहा है। तो मैं पिछले क्लास में बताया था कि मास और वेट में क्या रिलेशन है। वेट बराबर क्या होता है, मास इंटू जी। तो मास कितना है 50 इंटू जी का वैल्यू कितना लेंगे। देखो जब तक 10 ना बोले तब तक 10 ना लेंगे। इसमें क्या है 9.81 होता है, 9.8 लेंगे। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10, ये कटेगा 8 45 9 45 अच्छा 49, 490 न्यूटन हो जाएगा। आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो वेट का यूनिट होता है, वेट का जो भार का यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और जो मास का यूनिट होता है वो केजी होता है। जो ये मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि अदिश राशि है, और जो ये वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि सदिश राशि है। इतना बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। एक और बात ध्यान रखेंगे कि मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु का, हर जगह पे बराबर होता है, एक जैसा ही होता है। ये 50 केजी है तो दुनिया के किसी भी जगह पे ले जाओगे, अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहीं भी दुनिया के किसी भी जगह पे ले जाओगे, ये 50 केजी ही रहेगा। लेकिन वेट जो होता है वह जगह के वेरी करने से, स्थान के चेंज करने से वेट मतलब भार का वैल्यू चेंज करता है। इससे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आप नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है। न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है। तो आप न्यूटन मीटर के बारे में जानते हो ना, मैं क्या बताया था आपको, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो भी आपके आंसर में दिखाई दे रहा है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहला क्या होता है, पहला ऑप्शन है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए आई होप कि आप समझ पाए होंगे इस बात को भी। बल क्या है, बल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि है। इसका यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को न्यूटन भी बोलते हैं। एक्सेलरेशन का यूनिट आप जान गए। और ये चलिए इतना। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। ये अच्छा क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर फोकसांतर के उत्तल लेंस के सामने 2 सेंटीमीटर पर एक बिंब रखा है, प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। कह रहा है कि ये देखो एक उत्तल लेंस है, कल भी उत्तल लेंस का एक क्वेश्चन किए थे। ये इसका फोकस है, ये इसका 2f है, ये इसका ये है, और ये इसका 2f डैश है। ये प्राइमरी फोकस बोलते हैं, इसको सेकेंडरी फोकस कहते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकसांतर पर रखा हुआ है। मान लो कि इसको कहीं पे भी रखा हुआ है, ये फोकस कह रहा है इसको 12 सेंटीमीटर पे एक वस्तु को रखा हुआ है। यहाँ से ये 12 सेंटीमीटर पे एक वस्तु को रखा हुआ है, मतलब फोकसांतर कह रहा है, मतलब क्या कर रहा है, फोकस आपको दिया गया है। फोकस क्या दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर दिया गया तो फोकस निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो देखो मैं क्या कहता हूँ, जहां पे ऑब्जेक्ट रखे हो, इधर ऑब्जेक्ट रखे हो, यहाँ से आप ऐसे लाइन खींचोगे तो इसके पूछ के ये इधर जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलोगे, इसका डिस्टेंस इधर जो डिस्टेंस होगा वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इधर फोकस ये इधर है, ये जो टेल की तरफ होता है, जो सर की तरफ होता है वो पॉजिटिव होता है, जो पूछ की तरफ होता है वो निगेटिव होता है। तो फोकस इसका किधर है, इधर है, मतलब कि इधर है। तो इसका फोकस क्या होता है, इसका फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये 12 सेंटीमीटर प्लस हो जाएगा। और इसका यू कितना हो जाएगा, वस्तु को इधर रखे हो तो यू कितना हो जाएगा, -2 सेंटीमीटर। अब इतना जब आपको पता चल गया तो आप भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो मैं ये मिटा देता हूँ, बाकी यहाँ पे डेटा लिख लेता हूँ। आपको पता चल गया फोकस कितना आ जाएगा, -12 सेंटीमीटर, सॉरी +12 सेंटीमीटर, और यू कितना आ गया, -2 सेंटीमीटर। तो आप लगा लोगे ना लेंस फॉर्मूला, 1/f = 1/v - 1/u।
तो 1/x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/12 इक्वल्स टू 1/v का तो वैल्यू नहीं पता है, -1/-2। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं ये काट के डायरेक्ट प्लस लिख दूं, यहाँ पे मैं +2 लिख दिया। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको v का वैल्यू निकालना, तो इसको इधर लेके आना पड़ेगा। तो क्या कर लोगे आप, 1/v बराबर 1/12 माइनस 1/2, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 1/v इक्वल्स टू -5/12, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब इसको उल्टा करोगे तो वो भी उल्टा हो जाएगा, -12/5, मतलब 5 × 10 = 20, -2.4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आइए आंसर देखने के लिए। तो -2.4 सेंटीमीटर आपको कहीं नहीं दिख रहा है, देख क्या रहा है कि बीम की ओर और लेंस से 2.4 सेंटीमीटर दूरी। देखो 2.4 सेंटीमीटर दूरी में दो आंसर है, आंसर नंबर ए और बी। तो अब ए लिखोगे आंसर की बी लिखोगे। अब देखो कह रहा है कि लेंस की ओर, ये जो वस्तु जिधर रखे थे, एक मिनट में फिर से फिगर बना देता हूं। आप ये था फिगर कि ये देखो, इधर वस्तु रखे थे, तो इधर वाला डिस्टेंस को क्या लिखे, नेगेटिव लिए थे, इधर वाला डिस्टेंस को क्या लिखे थे, पॉजिटिव लिए थे। तो आपका आंसर क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया। तो आंसर नेगेटिव मतलब ऋणात्मक में आ गया। तो कहीं ना कहीं इसका बीम भी इसी साइड बन रहा होगा, लेंस के इस साइड बन रहा होगा। तो इस साइड जितना भी दूरी लोगे तो आप क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो मतलब वस्तु जिधर रखे हो, इसलिए तो यहाँ पे ऋणात्मक है। तो वस्तु जिधर रखे हो उधर ही इमेज भी बन रहा है, प्रतिबिंब भी बन रहा है। तो आप क्या समझ जाए कि बीम की ओर मतलब लेंस की ओर। दूसरा ऑप्शन क्या रहा है, लेंस की दूसरी ओर। ये कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि लेंस की दूसरी ओर, इस साइड नहीं। ऑब्जेक्ट अगर निगेटिव आ रहा है, आंसर निगेटिव आ रहा है, तो इधर बन रहा होगा, क्योंकि इधर हम लोग तो डिस्टेंस निगेटिव माने थे, इधर पॉजिटिव माने थे। तो क्या हो गया, ये आंसर पहला हो गया। इस तरह से आपका आंसर कितना हो गया, ए, क्योंकि वस्तु के तरफ ही बन रहा है, और ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता क्या है। क्या आप जानते हो कि जब भी लाइट, जिसको इंग्लिश में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जब भी लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, मतलब कि डेंसर से रेयरर में जाता है। ये मान लो एक लाइट है, ये डेंसर से रेयरर में जाएगा, तो मान लो ये इसका परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर से क्या भागेगा, दूर भाग जाएगा, इस तरह से भाग जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। ठीक है, अब इस लाइट को, चलो इतना तो समझ में आ गया। अब क्या करोगे, जैसे जैसे इसको बढ़ाओगे, मान लो जैसे जैसे इसको इस तरह बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप इसको क्या करोगे, इस तरह लाओगे, इस तरह लाओगे, ये इस तरह होते जाएगा। ठीक है, इसको और आप इधर लाओगे, मतलब जैसे जैसे इसको ऐसे करोगे, ये क्या होगा, इस तरह आएगा। फिर ये जैसे जैसे इसको घटाओगे, ये क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को घटाओगे, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या जाएगा, बढ़ते जाएगा। बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एक ऐसा समय आएगा कि जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, ये यहाँ पे आएगा। फिर एक बार मान लो इसको और बढ़ाए, ये क्या गया, ऐसे गया, और इसको बढ़ा दिए, तो ये ऐसा समय आएगा कि इस लाइन को पकड़ के चलने लगेगा। और अगर और भी आप बढ़ा दिए तो ये क्या करेगा, लाइट इसी माध्यम में चलाएगा। तो इसी घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हैं। जब भी लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो वो अपने नॉर्मल से दूर भाग जाता है, और जैसे जैसे इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतित किरण को घटाते जाते हैं, उसको अपवर्तित किरण रिफ्रेक्टेड एंगल क्या करता है, बढ़ते जाता है, और इतना बढ़ते जाता है कि एक समय को 90 डिग्री हो जाता है, जिसको क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण बोलते हैं। और उससे ज्यादा अगर घटाएंगे तो वो क्या करेगा, अपने ही माध्यम में क्या आ जाएगा, लौट के आ जाएगा। इसी घटना को प्रकाश का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आर्थिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें क्या कहता है, पूर्ण आर्थिक परिवर्तन होने के लिए जो लाइट होना चाहिए वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो इस हेल्प से आपका माध्यम आंसर क्या हो गया, प्रकाश घने माध्यम से विरल माध्यम से में जाना चाहिए, मतलब कि रेयरर से डेंसर में जाना चाहिए। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला, इसका आंसर हो जाएगा ए, और आप समझ गए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप इस पे गूगल करके आप पढ़ सकते हैं, आपको आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
और भी अगर इस पे कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, अभी के लिए इतना ठीक है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि सूर्य के प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसका कारण है। देखो ये प्रिज्म है, ये मान लो इस तरह से प्रिज्म होता है, जब इस पे व्हाइट लाइट, सूर्य के पास कैसा लाइट होता है? व्हाइट लाइट होता है। जब इससे ये गुजरता है तो ये 7 रंगों में क्या होता है? विकृत हो जाता है, बिखर जाता है, तो स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं। तो ये किसके कारण होता है? ये किसके कारण होता है? सब बचे जाते हैं। ये क्या होता है? इसमें विभिन्न, इसका रंग जो इस लाइट में क्या होता है? विभिन्न रंगों का विचलन, डेविएशन क्या होता है? डेविएशन एंगल क्या होता है? अलग अलग होता है। सब एंगल का डेविएशन एंगल, सब विभिन्न, मतलब कि जो कलर होता है इसका डेविएशन एंगल वो अलग अलग होता है। इसी वजह से ये घटना होती है। ठीक है, सब इसमें 7 लाइट है, एक लाइट है, इसमें 7 लाइट का विबजियोर, आप सबको याद होगा विबजियोर, बैजनी या फिनाला हिंदी में बोलते हैं जिसको। तो ये सब रंग का जो क्या होता है वो विचलन, डेविएशन एंगल अलग अलग होने के कारण से ऐसा घटना होता है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग इसमें 15 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी 15 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि लोहा के तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 3 गुना कर दिया जाए तो उतना ही विरूपण उत्पन्न करने के लिए बाह्य बल का मान क्या होगा? विरूपण, आप क्वेश्चन नंबर 12 को छोड़ देंगे। विरूपण का मैं इंग्लिश नहीं समझ पा रहा हूँ कि विरूपण का इंग्लिश क्या होगा। आप कोई बच्चा अगर समझ पा रहे हैं तो इसको सेंड कर देंगे, या मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 12 नंबर क्वेश्चन को करा दूंगा। ठीक है, विरूपण में नहीं समझ पा रहा हूँ कि विरूपण क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हिंदी में, तो आप इस क्वेश्चन को पेंडिंग में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए मेरे से जो क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा कि ये क्वेश्चन में मुझे डाउट है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल आंसर हटाने का, नहीं तो मैं यहाँ पे बोल देता कि चलो विरूपण क्या कुछ होता होगा, आप आंसर रट लो, पीछे तो आंसर दिया हुआ है, मैं बोल देता कि आंसर बी होगा। तो ऐसा बताने से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है इससे हम लोग कुछ सीखने मिल जाए, आप नहीं सीखे तो हम गूगल करेंगे तो हमको कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो आप ये 12 नंबर को पेंडिंग में रहने दो। मैं 13 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 वाट के बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत पदार्थ से जोड़ा गया, बल्ब को प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? कह रहा है कि एक इंग्लिश वाले बच्चे रख लेंगे, बल्ब ऑफ 40 वाट इज कनेक्टेड विथ 20 वोल्ट टू 200 वोल्ट, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करेंट? ठीक है, तो क्या कह रहा है कि आपको पावर दे दिया गया है 40 वाट, आपको वोल्टेज दे दिया गया है 200 वोल्ट, तो आपको क्या करना है? आपको क्या निकालना है? करंट निकालना है। करंट का वैल्यू पूछता है। तो आप क्या जानते हो? आप कोई भी फॉर्मूला, उस तीनों में से कोई भी फॉर्मूला अगर आपको याद है, पावर का मैं 3 फॉर्मूला लिखाया था। पावर इक्वल्स टू क्या लिखाया था? V² R लिखवाया था, मुझे जहां तक याद है। I² R लिखाया था। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा? ये वाला लगेगा? नहीं लगेगा। और पावर का एक और फॉर्मूला लिखा था, पावर इक्वल्स टू VI लिखवाया था। ठीक है, ये तीनों क्या है? पावर का फॉर्मूला है। आप चेक कर सकते हो, अगर कोई भी, अगर मान लो ये मेन फॉर्मूला, ये सबको याद होता है I² R। अगर आपको क्या आंसर लाना है, किस में लाना है? V और I में लाना है, तो आप क्या जानते हैं? I इक्वल्स टू V/R होता है। I इक्वल्स टू क्या होता है? V/R होता है। अब आप क्या, आपको R हटाना है, यहाँ से आपको R हटाना है, तो R इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? R इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? V/I। तो इसके जगह पे V/I लिख सकते हैं। R की जगह पे क्या लिख सकते हैं? I² इंटू V/I। अब I से I कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? VI। ठीक है, ये बिल्कुल सही है फॉर्मूला। P इक्वल्स टू VI। तो पावर आपको कितना दिया है? 40 वाट। V कितना दिया गया है? 200। I पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको इधर करके डिवाइड करेंगे तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 40/200। तो ये 40/5 200, 1/5, 1/5 को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। 0.2 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा, और इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह कह रहा है कि इन एनी कंडक्टर द करेंट इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, न्यूट्रॉन फ्लो करता है, प्रोटॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों फ्लो करता है। तो हम लोग तो बहुत बचपन में ही, मतलब जब भी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे तब तक तो हम लोग यही सीख रहे हैं
कि जो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सबका कोई योगदान नहीं होता है करंट के इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने में। भूमि, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, मरुभूमि में मरीचिक उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो इसमें क्या होता है, ये इसका कारण तो देखो, तो इसमें तो एक टोटल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक कारण होता है। मतलब अगर आपको पूछा रहता है कि कौन सा घटना के कारण होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण आपको क्या होता है? मृग मरीच बनता है। मृग मरीच का मतलब क्या होता है, ये मिटा दूं मैं। जब आप बहुत ज्यादा वो गर्म जगह पे जाएंगे, जैसे राजस्थान में अगर जाएंगे जहाँ पे धूल ही धूल है, तो क्या होता है, आपको बहुत दूर ना ऐसे दिखेगा, बहुत दूर अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि वहां पे पानी जैसा कोई छिछला या अपने अभी भी जो अपने तरफ भी रोड पे बहुत चिलचिलाती हुई धूप में आप जाते होंगे नेशनल हाईवे पे, तो आपको लगेगा कि हाईवे पे पानी है। आगे जाएंगे देखेंगे कुछ नहीं हुआ है, पानी है लेकिन कुछ नहीं है। ये जनरली गर्मी के दिन में होता है। वैसे ही रेगिस्तान में भी होता है कि बहुत लगेगा कि आगे पानी है लेकिन कुछ नहीं होता है। तो पानी के खोज में कोई मतलब मरीज वहां पे जाता है दौड़ते दौड़ते, और वहां पे उसको पानी मिलता नहीं है, तो वो ठगा हुआ महसूस करता है। ठीक है, एक्चुअली वहां पे पानी होता नहीं है, पानी जैसा दिखता है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कोई मतलब जिक्र नहीं किया हुआ है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि ऑप्शन पढ़िए, इसमें क्या करें, बालू के छोटे छोटे कण होते हैं, इसके कारण होता है। तेज प्रकाश के कारण बालू चमकीला हो जाते हैं, इसके कारण होता है। कुछ ऊंचाई से भूमि तक हवा की तह घनत्व घट जाते हैं, क्रम में घटते हुए क्रम में रहते हैं। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा ना, और क्या करें, बालू हवा में उड़ रही होती है, इसके कारण होता है। नहीं, ये जो कारण होता है, इसका जो होने का कारण होता है, इसका आंसर सी होगा कि कुछ ऊंचाई से भूमि तक हवा की तहों का घनत्व घटते हुए क्रम में, हवा का घनत्व जो डेंसिटी होता है ना, वो घटते हुए क्रम में होता है, इसलिए हम लोग को ऐसा दिखाई देता है। अगर यहाँ पे कारण पूछता है कि किसी कारण से होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से होता है। तो इस तरह से इसका 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो अब हम लोग कर लिए 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आए, और जितना ज्यादा स्टूडेंट आएंगे उतना ही अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।